अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से एकदम ठीक हूँ। अच्छा, तो व्लॉग की शुरुआत होती है अर्ली मॉर्निंग से ही। यहाँ पे जो धनिया मैंने बोया था ना, उसे मैं पानी देने के लिए आई थी और मैंने नोटिस किया कि इसमें से जो पत्तियाँ हैं ना, उससे मतलब उसमें धनिया का जो शेप होता है वो अब बनने लगा है और बस कुछ ही दिनों में मैं अब इसे हार्वेस्ट कर सकूँगी और अपनी सब्जियों में से यूज़ कर सकूँगी। अभी जो है ना, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि माशाल्लाह ये देखिए जो पत्तियां है ना, बहुत ही ज्यादा ग्रीन और फ्रेश लग रही हैं और मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना जल्दी ग्रो करने लगेंगी। तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द अब मैं इसे यूज कर सकूंगी, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। अच्छा, इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन होता है मेरा ब्रेकफास्ट बनाने का और बर्तन वगैरह वो सब मैंने कंप्लीट कर लिया था। और यहाँ पे जो है मैंने गाय के दूध की मलाई जमा की है। ये कुछ 12 दिन की मलाई जमा हो गई है और आज सोचा कि मैं इसमें से घी बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पतीला ले लिया था और डिब्बे में से सारी जो मलाई थी वो मैंने पतीले में निकाल ली थी। अच्छा, ये जो मलाई है ना, मैं फ्रीजर में स्टोर करती हूँ, तो मलाई पूरी तरह से जमी हुई थी, तो मैंने 2 से 3 घंटे पहले इसको निकाल के रख दिया था ताकि ये थोड़ी स्मूथ हो जाए और पतीले में आराम से निकल आए। ये देखिए 10-12 दिन में ना कुछ इतनी मलाई मैं स्टोर कर लेती हूँ और ये मलाई में से अच्छा खासा बटर निकल आता है जिसमें से मैं घी बना लेती हूँ। और यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करा और ब्लेंडर की मदद से इसको मैं ब्लेंड करती गई। अभी थोड़ी ठंडी शुरू हो गई है ना, तो यहाँ पे मैंने मटके का ही पानी लिया है और उसी से काम चल जाएगा, वरना जब ज्यादा गर्मी हो ना तो फ्रिज का मुझे ठंडा पानी यूज करना पड़ता है। और पानी है ना, एक डेढ़ मिनट के गैप में आपको हाफ ग्लास के बराबर ऐड करते जाना है। एक ही बारी में सारा पानी ऐड नहीं करना है और बस इसी तरह प्रोसेस करते जाना है। अच्छा, काफी लेडीज की ये शिकायत रहती है कि जब वो घर पे घी बनाती है ना तो उसमें से अजीब सी स्मेल आती है। तो फर्स्ट एक चीज का ध्यान रखना है कि जो मलाई स्टोर करते हैं ना, वो फ्रीजर में स्टोर करें, फ्रीज में स्टोर ना करें, क्योंकि फ्रीज में हम स्टोर करते हैं 10-12 दिन या उससे ज़्यादा, तो जो स्मेल है वो ऑब्वियसली आएगी। लेकिन फ्रीजर में स्टोर करेंगे ना तो फ्रेश ही मलाई मिलेगी और फिर उसमें से जो बटर बनाएंगे उसमें से अजीब सी स्मेल नहीं आएगी, बल्कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार खुशबू आएगी। और ये देखिए बस 5 से 7 मिनट तक ही मैंने इसे ब्लेंड किया है और हमारा ढेर सारा मक्खन निकल कर रेडी हो गया है। अच्छा, इसे इस तरह से ब्लेंड कर लेने के बाद इसे हम 10 मिनट तक एज इट इज रहने देंगे ताकि जो मक्खन है वो अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। अच्छा, 10 मिनट के बाद ना मैंने मक्खन निकालने का शुरू किया। सबसे पहले अच्छे से हैंड वॉश कर लेना है, क्योंकि ये प्रोसेस अगर आप हाथों से करेंगे ना तो सबसे ज्यादा अच्छा है। इस तरह से हाथों से हम स्लोली इसे प्रेस करते जाएंगे तो जो पानी है वो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहेगा और सारा पानी निकल जाएगा। तो हमारा जो मक्खन है इस स्टेज पे बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको मक्खन भी स्टोर करना है ना तो एक एयर टाइट कंटेनर ले ले और इस तरह से जो हमने बॉल्स बना के रखे हैं ना उसे 30 मिनट तक रहने दे ताकि जो भी एक्स्ट्रा इसमें से पानी है वो निकल जाए और उस मक्खन को आप कम से कम 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह हल्के से प्रेस करते हुए मैंने ऑलमोस्ट जो मक्खन था वो निकाल लिया था। लास्ट में बस इतना छोटा सा बॉल बना था, तो मैंने सारा मक्खन निकाल लिया था। अब बारी थी उसमें से घी बनाने की, क्योंकि मुझे मक्खन स्टोर नहीं करना है, मुझे उसमें से देसी घी बनाना है। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम मैंने ऑन कर दी थी और जैसे ही मैंने गैस की फ्लेम ऑन की तो आप देख सकते हैं मक्खन जो है एकदम से स्लाइड होके नीचे आ गया। अब उसमें से थोड़ा सा पानी छूटने लगा है और मक्खन जो है वो धीरे धीरे गलने लगा है। इस तरह से मक्खन से घी बनाने की खासियत यही है कि इसमें से बहुत ही जल्दी घी बन जाता है। और ये जो काम है मैंने अपनी नानी माँ से सीखा है। बचपन में जब मैं छोटी थी ना तो हम लोग वेकेशन में गांव जाया करते थे मेरी नानी माँ के वहाँ उनके पास कम से कम 4 गाय उनकी खुद की थी और हम लोग को ना घर का ही फ्रेश दूध, घर की ही फ्रेश छाछ, घर का ही फ्रेश दही और घर का ही बना हुआ मक्खन खाने मिलता था। बहुत ही मज़े करते थे। 1 महीना हमारा फुल एंजॉयमेंट होती थी वहाँ पर। और मेरे नानी माँ सुबह सुबह पहला ये काम करते थे कि वो मक्खन निकाल लेते थे हम सब के लिए। हम सारे कजिन्स मिलके सुबह सुबह फ्रेश मक्खन खाते थे और नानी माँ को पता होता था कि हम उठेंगे तो पहले मक्खन मांगेंगे उनसे, तो वो सबसे पहले मक्खन निकाल लेते थे हमारे लिए। हम सारे फैमिली मेंबर्स मिलके कुछ 20-25 लोग होते थे वहाँ पे
और बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। नानी माँ जो है ना वो रस्से जैसा कुछ होता था, वो मक्खन निकालने का, जो देसी नहीं आता, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन लकड़ी का उसे देसी ब्लेंडर कह ले, जिसमें मोटी वाली रस्सी बांधनी होती थी यूँ गोल गोल बीच में, और फिर दोनों ही साइड थोड़ी रस्सी होती थी जिसे मेरी नानी माँ पकड़ लेते थे और फिर दोनों ही हाथ की कसरत हो जाती थी और वो लेफ्ट राइट इस तरह से खींचते थे कि बस थोड़े ही टाइम में ना मक्खन बन के रेडी हो जाता था। और बहुत उसमें से मेहनत लगती थी, हाथों की बहुत ज़्यादा उसमें कसरत हो जाती थी। और हम छोटे बच्चे थे ना, तो बस एक्साइटमेंट में ये उन्हें करते हुए देखते थे तो बड़े खुश हो जाते थे। और फाइनली जब मक्खन बन जाता था तो तालियां बजाने लगते थे कि ये मक्खन बन गया, अब हमें खाने मिलेगा। तो बस यही छोटी छोटी खुशियाँ होती थी हमारी और यही लाइफ होती थी और उसी में हम लोग मस्त रहते थे। उसके बाद थोड़ी सी टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई थी और फिर मेरे मामा ने ना उन्हें बड़ी इलेक्ट्रिक मशीन दिलवा दी थी, वो भी बड़ी साइज का ब्लेंडर कह ले, उस तरह की मशीन होती थी। तो थोड़ा नानी माँ को फिर शांति हो गई थी इसके बाद से। अच्छा जी, आपसे बातें करते करते यहाँ पे 7 से 8 मिनट में ही हमारा भी देसी घी बन के रेडी हो गया है, जो कि मैंने मीडियम फ्लेम पे ही पकाया था। और अब मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर दूंगी और सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक स्टील का बर्तन ले लिया था और उसे इसमें से छान लूंगी ताकि जो हमारा घी है अलग हो जाए और थोड़ा बहुत नीचे इस तरह का मक्खन का जो भी पार्टिकल्स बचे हैं वो अलग हो जाए। अब स्टोर करने के लिए मैंने इस तरह की कांच की बर्नी मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी थी, तो अब मैं उसमें डाल दूंगी, जिसमें मोस्टली मैं घी बना के ही स्टोर करती हूँ। इसे बर्नी में डालना थोड़ा इजी और कन्वीनियंट हो ना, इसलिए मैंने सबसे पहले एक स्टील की पतीली में इसको छान लिया था ताकि मैं थोड़ा अच्छे से इसको पकड़ के डाल सकूं। अच्छा, ये आधे लीटर की बर्नी है जो कि आधी भर गई थी, इसका मतलब कि 250 ml तक घी बन गया है। और 10 से 12 दिन के इंटरवल में मैं महीने में 2 से 3 बार इस तरह से देसी घी बना ही लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये काम कंप्लीट करने के बाद मैं करने लगी थी दोपहर के खाने की तैयारी। और आज जो है मैं टिंडोरा की सब्जी बनाने वाली थी, जिसे कुंदरू भी कहा जाता है। तो आज जो है बस सूखी सब्जी खानी थी, तो ये मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है सूखी सब्जी बनानी हो तब। और बच्चे भी ये बने ना तो ड्रामे नहीं करते, बस खा लेते हैं चुपचाप, तो बस माँ को और क्या चाहिए। इसको ना बड़ी सिंपली ही बनाती हूँ मैं। सबसे पहले बस ऑयल गरम कर लेती हूँ और उसमें राई ऐड करके उसमें प्याज और हरी मिर्ची डाल देती हूँ। प्याज के नरम होते ही सारे टिंडोरे और टमाटर इसमें ऐड कर देती हूँ और थोड़ा चलाने के बाद इसमें बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च और नमक डाल के इसे स्लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट पका लेती हूँ, तो हमारी सब्जी बन के रेडी हो जाती है बस। अच्छा, खाना खाने के बाद ना दोपहर में बच्चों को मैंने सुला दिया था और आज जो है मैं थोड़ी बहुत मेरी एडिटिंग बाकी थी वो काम कर रही थी। और इसके बाद शाम को बच्चे उठे तो उनके लिए मैं यहाँ पे फ्रूट निकाल के बस काट रही थी। यहाँ पे मैं दोनों के लिए ही एक जैसी प्लेट बना रही थी और साथ में मैंने थोड़े थोड़े पीनट ऐड किए थे और थोड़ी बादाम। एक भी स्लाइस अगर जिदान को मैं कम दे दूं ना तो वो चेक करता है दोनों की प्लेट की मुझे ज्यादा मिला है या कम मिला है, तो बस बहुत ही चैप्टर हो गया है अभी। तो उस हिसाब से मैं जो भी करती हूँ दोनों के लिए सेम ही बना के देती हूँ। तो ये बस रेडी करके उन्हें खाने दे दिया था। और फिर रात को मैं बनाने लगी थी चिकन पिज़्ज़ा। यहाँ पे इसलिए प्याज, टमाटर और कैप्सिकम मैंने काट लिए थे। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ब्लैक ऑलिव्स ले लिए थे और विबा का पास्ता और पिज़्ज़ा सॉस आता है, यही मैं यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा मेयोनीज भी ले ली थी मैंने और साथ ही में मोज़रेला चीज़। अच्छा, चिकन पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने सिर्फ नमक डाल के चिकन बॉईल कर लिया था और हाथों से उसके छोटे टुकड़े कर लिए थे। अच्छा, इसके बाद ना मैंने एक छोटी सी प्याज काट ली थी और फिर पैन में ऑयल गरम करके उस प्याज को मैंने थोड़ा सा सौते कर लिया था। बस 1 से 2 मिनट ही इस तरह से चला लेना है। और इसके बाद जब प्याज थोड़ी नरम हो जाए तो उसमें जो चिकन हमने श्रेड करके रखा है वो ऐड कर देंगे। यहाँ पे चिकन के टुकड़े मैंने थोड़े से बड़े रखे हैं क्योंकि वो पिज़्ज़ा के ऊपर उस तरह से थोड़े दिखेंगे तो अच्छे लगेंगे। इसके बाद मैंने इसमें ½ टीस्पून लाल कश्मीरी मिर्च और ½ टीस्पून चिकन तंदूरी मसाला ऐड किया। इसके बाद जो इटालियन मिक्स्ड हर्ब आते हैं ना वो मैंने ऐड किया। और इसके बाद मैंने यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए ताकि थोड़ा सा तीखापन आ सके, क्योंकि मैंने कश्मीरी रेड चिली यूज़ की है तो उससे तो बस थोड़ा कलर ही आता है। तो तीखापन देने के लिए यहाँ पे मैंने रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए थे और सारे को मिक्स कर देना है। और लास्ट में बस थोड़ा सा मैंने नमक ऐड कर दिया था क्योंकि मैंने बॉईल करते हुए भी नमक डाला हुआ था। तो यहाँ पे बस हमारी जो चिकन की टॉपिंग है वो रेडी हो गई है और बस लास्ट में मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया। अच्छा, अब बारी है पिज़्ज़ा की टॉपिंग रेडी करने की। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ले लूँगी पिज़्ज़ा सॉस।
यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पिज़्ज़ा सॉस ऐड करें, क्योंकि ये थोड़ा खट्टा होता है, तो किसी को थोड़ा खट्टा ज़्यादा पसंद है, किसी को थोड़ा खट्टा कम पसंद है। साथ में मैं टोमेटो केचप ऐड करूँगी और यहाँ पे मैंने दूसरा जो बेस था ना उसे हटा दिया ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ। और फिर इन दोनों को ही मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया था। अब इसमें सबसे पहले मैं कैप्सिकम ऐड करूँगी। इसके बाद यहाँ पे जो चिकन के पीसेस थे उसको मैंने इक्वली रख दिया था और इसके बाद मैंने टमाटर ऐड किए। अच्छा, यहाँ पे जो फर्स्ट पिज़्ज़ा मैं बनाने वाली हूँ ना उसमें मैंने स्लाइस ऐड की हैं। ये पिज़्ज़ा मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाने वाली हूँ, तो बच्चों के लिए ना मैं स्लाइस नहीं करती, छोटे छोटे टुकड़े कर देती हूँ ताकि वो निकाले ना। और टमाटर के बाद प्याज और उसके बाद मोज़रेला चीज़ मैंने ऐड कर दिए थे। इसके बाद मैंने ब्लैक ऑलिव्स ऐड कर दिए थे, ये अगर ना हो तो भी चलेगा। और लास्ट में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दिया था और थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग भी स्प्रिंकल कर दी थी। अच्छा जी, अब इसको मैं 180 डिग्री पे 10 से 12 मिनट के लिए प्री हीटेड ओवन में बेक कर लूँगी। तो जब तक ये पिज़्ज़ा बेक होता है तब तक मैं दूसरा पिज़्ज़ा बच्चों के लिए रेडी कर लूँगी। यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा सॉस, टोमेटो केचप और मेयोनीज तीनों को अच्छे से ब्लेंड कर लिया था और फिर इन तीनों को मिक्स करके मैंने पिज़्ज़ा बेस पे अच्छे से इसको स्प्रेड कर लिया था। और इसके बाद मैंने यहाँ पे चिकन जो था उसके और भी छोटे छोटे टुकड़े करके इसके ऊपर डाले थे, क्योंकि बच्चे जो है इसे अच्छे से खा सके। और कैप्सिकम, टमाटर और ऑनियन के भी छोटे छोटे टुकड़े करके ही इस तरह से मैंने ऊपर रख दिए थे। इसके बाद मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ ऊपर डाल दिया था और फिर अगेन मैंने चिकन के छोटे छोटे पीसेस ऊपर डाल दिए थे और इन चिकन के पीसेस को मैंने थोड़ा सा चीज़ डाल के फिर से छुपा दिया था ताकि इसके साथ ब्लेंड हो जाए। लास्ट में मैंने ब्लैक ऑलिव्स ऐड कर दिए थे और उसके बाद ऑरिगेनो और पिज़्ज़ा की जो सीजनिंग होती है वो भी मैंने स्प्रिंकल कर दी थी। और इस तरह के मैंने टोटल 2 पिज़्ज़ा रेडी कर दिए थे। और जब हमारा पिज़्ज़ा बेक होके आ गया था तो ये बस इस तरह से कुछ बन के रेडी हुआ था। ये देख ले आप करीब से, बहुत ही अच्छे से ये बेक हो गया है। मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से किस तरह से बेक हुआ है और अंदर से ये एकदम ड्राई भी नहीं लग रहा था, थोड़ा सा जूसी भी था और थोड़ा सा चीज़ी भी था। जब मैं बच्चों के लिए जो पिज़्ज़ा बना रही हूँ उसमें मैं अगर वेजिटेबल के स्लाइस रख दूँ ना तो वो पिज़्ज़ा का पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं और सारी सब्जियां कहाँ पड़ी होती हैं, पिज़्ज़ा का जो चीज़ कहाँ अलग पड़ा होता है और पिज़्ज़ा का जो बेस है वो तो टोटली अलग ही रहता है। इस तरह से खाते हैं। लेकिन जब मैं इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके ऊपर डाल देती हूँ ना तो बच्चों को पता नहीं चलता। मैं सिर्फ उन्हें इतना ही कहती हूँ कि ये बस चीज़ है और ऑलिव्स उन्हें पसंद है, इस वजह से मैं ऊपर रख देती हूँ और वो देख के खा लेते हैं। उन्हें ये लगता है कि बाहर जो पिज़्ज़ा मिलता है उसमें उनको ऑलिव्स दिखते हैं ना, तो घर पे भी ये ऑलिव्स देख के खुश हो जाते हैं कि नहीं ये बाहर का ही पिज़्ज़ा है। तो खैर पिज़्ज़ा पार्टी तो हो गई थी, अब बारी थी बर्तनों की। तो बर्तन जैसे ही कुछ बनाती हूँ और बर्तन होते हैं ना तो उसी टाइम मैं धोने लग जाती हूँ, क्योंकि ठंड बढ़ रही है। और उसके बाद जैसे ज़्यादा फिर बर्तन जमा हो जाते हैं ना तो उन्हें धोना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे ही मैं कुकिंग कर लूँ, अगर सुबह का टाइम हो तो सुबह के ब्रेकफास्ट के बर्तन उसके बाद धो लेती हूँ। दोपहर में खाना हो जाए तो दोपहर या शाम में बर्तन धो देती हूँ और रात में जैसे कुछ बना है तो फिर रात में ही बर्तन धो देती हूँ ताकि ज़्यादा बर्तन जमा ना हो। और जैसे ही अब ठंड बढ़ने लगेगी ना तो ये बर्तनों वाली एलर्जी मेरी बढ़ती जाएगी। मुझे सच में विंटर में बर्तन धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन खैर काम तो मुझे ही करना है और अपने काम को किस तरह मैं इजीली और स्मूथली कर सकूं तो बस वही मैं सोचती रहती हूँ। तो यहाँ पे मेरे बर्तन तो धुल गए थे खैर, लेकिन मैंने नोटिस किया कि जो सिंक में पानी है ना वो क्लॉग हो रहा है यहाँ पे, तो स्लोली जा रहा था बहुत ही पानी। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि सिरका ले लिया है, विनेगर, और साथ ही में मैंने ले लिया है यहाँ पे बेकिंग सोडा, जिसे हम कुकिंग सोडा भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी जो जाली है वो हटा दूंगी। अच्छा, यहाँ पे ना लगभग 1 टेबल स्पून के करीब कुकिंग सोडा मैंने इसके अंदर डाल दिया था और इसके बाद मैं इसमें विनेगर डाल देती हूँ। और जैसे ही हम इसके अंदर विनेगर डालेंगे ना तो इस तरह की थोड़ी जाग बनेगी, तो थोड़ा थोड़ा करके ही मैं विनेगर डालूंगी और उसके बाद कम से कम 20 मिनट का मैं गैप रख दूंगी और लास्ट में मैं थोड़ा गर्म पानी इसके अंदर डाल दूंगी। अच्छा जी, सिंक में विनेगर और सोडा डाल के मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई थी तो बच्चे इस माऊ के साथ खेल रहे थे। ये माऊ शाम को अक्सर हमारे घर आता है और बहुत ही प्यारा है और बच्चों को बड़ा मज़ा आता है इसके साथ खेलते हुए। तो थोड़ी देर मैं भी बैठ गई थी और बस देख रही थी कि
किस तरह से ये यहाँ वहाँ भाग भाग कर रहा था और बच्चे भी उसे देख के खुश हो रहे थे। अच्छा, हमारी पूरी जो फैमिली है वो कैट लवर है और पहले तो मैं बहुत डरती थी बिल्लों से, लेकिन अब नहीं डरती हूँ मैं, अब आदत हो गई है थोड़ी बहुत। अच्छा, यहाँ पे 20 मिनट हो गए थे तो मैं वापस किचन में आ गई थी और इस तरह से सिंक में मैंने ऊपर से बॉइलिंग वाटर उसके अंदर डाल दिया था और मेरी जो सिंक है वो पूरी तरह से अनक्लॉग हो गई थी। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।